यही देखते हैं हमारी सरकार। हम अक्सर सरकार शब्द सुनते हैं, क्या यह क्या है, सरकार क्या करती है, लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषता है। इस अध्याय में इन सवालों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखते हैं सरकार क्या है। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित निर्णय लेने एवं काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है, सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़क और स्कूल कहाँ बनाए जाए, अधिक से अधिक बच्चे स्कूल कैसे पहुंचे, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाया जाए, तो बिजली की आपूर्ति कैसे बढ़ाई जाए आदि सरकार के सामाजिक मुद्दों की भरपाई करती है। सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। क्या बोला, सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण काम भी है, जैसे डाक, तार, फोन एवं रेल सेवाएं आदि चलाना, ये सब काम कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, हमारी सरकार करती है। आगे देखिएगा सरकार के बारे में बोला गया है, केंद्र सरकार पूरा देश देखती है, राज्य सरकार राज्य देखती है, स्थानीय सरकार अपने स्थान को देखती है, क्षेत्र को देखती है। आइए देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश क्या है। कुछ प्रदेश पर केंद्र का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है, ये प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं, जैसे चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अभी तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे, याद रखिएगा। आगे देखिएगा जो टॉपिक की बात है एग्जाम ओरिएंटेड, मैं उसको बता रहा हूँ कंपटीशन लेवल के लिए। आपने मतदान के दिन वोट देने के लिए लोगों को पंक्तिबद्ध देखा होगा। लोग सरकार चुनने के लिए मतदान करते हैं, इसी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। लोग सरकार चुनने के लिए जब मतदान करते हैं, सरकार चुना जाता है, इसी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। सरकार निर्धारित समय के लिए चुनी जाती है। यह जो सरकार चुनी जाती है निर्धारित समय के लिए चुनी जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि हर बार एक ही दल की सरकार चुनी जाए। इस प्रकार सत्ता की शक्ति हमेशा जनता के हाथ में रहती है। लोकतांत्रिक में क्या बोला जा रहा है, सत्ता की शक्ति हमेशा किसके हाथ में रहती है, तो जनता के हाथ में रहती है। लेकिन इससे अलग भी एक और सरकार होती है जिसे राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र में सत्ता की सारी शक्ति राजा में निहित होती है। लोकतंत्र में जनता अपनी इच्छा से मताधिकार का प्रयोग कर सरकार को चुनती है, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होती, इसमें राजा का बेटा ही राजा बनता है। लोकतंत्र में लोकतंत्र के विचार कैसे आए, तो देखते हैं हम लोग। ये देखते हैं कि लोकतंत्र के विचार कहाँ से आए, कैसे आए। हमारे देश में स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेज का शासन था, जिसमें सरकार बिना लोगों के प्रतिनिधित्व के चलाई जाती थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज की मांग की गई। कब? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज अपने राज्य की मांग की गई। भारत के लोग खुद अपनी सरकार चला सकते हैं। वे अंग्रेजों के गुलाम नहीं बन रहना चाहते थे। देखते हैं कई वर्ष के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने देश के कुछ शिक्षित एवं संपत्तिशाली व्यक्तियों के मत का प्रयोग का अधिकार दिया। बहुत अच्छा बात है। देखिए कई वर्षों के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने देश के कुछ शिक्षित एवं संपत्तिशाली व्यक्तियों को मत के प्रयोग का अधिकार दिया। देशों के गरीब, अशिक्षित औरतों और अभिवंचित वर्गों के लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। बहुत अच्छा बात है। देश के गरीब को, अशिक्षित जो पढ़े लिखे नहीं थे, औरत और अभिवंचित वर्ग के लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सभी लोग उसमें शामिल हुए और यह विचार कि सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए बुलंद हुआ। इसी समय महात्मा गांधी 1931 में यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से कहा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वोट नहीं दे सकता। यह बात गांधी जी नहीं मानते थे। सिर्फ संपत्ति वाला ही वोट देगा, जिसके पास संपत्ति नहीं वो वोट नहीं देगा। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। लोकतांत्रिक देशों में सभी महिलाओं को मत देने का अधिकार होना चाहिए, जिसे प्राप्त करने की दुनिया भर की महिलाओं ने कई संघर्ष पड़े। अमेरिका तथा पश्चिम, अच्छा बात है यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा बात है। अमेरिका तथा पश्चिम यूरोप की महिलाओं को पहले मताधिकार प्राप्त नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था। वहाँ वोट देने के अधिकार के लिए महिलाओं ने आंदोलन किया। उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांध कर प्रदर्शन किया। वहाँ की महिलाओं ने, अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के लोगों ने, वे जेल गई, भूख हड़ताल कर रही थी। महिलाएं वहाँ की जेल गई, भूख हड़ताल कर रही थी। इस प्रकार पूरे विश्व में महिलाओं को वोट देने का अधिकार करा। सबसे पहले 1902 में ऑस्ट्रेलिया ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। 1920 में अमेरिका ने दिया। 1988 में इंग्लैंड, उसके बाद फ्रांस, भारत, इटली, जापान आदि देशों ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए संघर्षों एवं समता के विचार के कारण वर्तमान समय में भारत के सभी औरतों व मर्दों चाहे वो क्या हो, औरत मर्द हो, गरीब हो, अमीर हो, गरीब हो तथा अभिवंचित वर्ग के लोग मत दे सकेंगे। कोई भेद नहीं, इसी अधिकार को सार्वभौमिक अधिकार कहा जाता है। लोकतंत्र सरकार का मुख्य तत्व। लोकतंत्र सरकार तीन आधारभूत सिद्धांतों पर काम करती है। क्या है? लोगों की भागीदारी, दूसरा समस्याओं का समाधान, तीसरा क्या है? समाज एवं न्याय इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। ये देखते हैं विवादों का समाधान किस स्तर से किया जाता है। यहाँ पे कहानी बताई गई है कि एक आदमी दूसरे की फसल खेत में जाकर फसल काट लेता है और अपने बाहुबली दम के आधार पर उसको मारपीट भी कर देता है। वह व्यक्ति थाना में जाता है, थाना उसको न्याय दिलाता है, सवारी करता है, फसल देता है, दूसरे को फिर डांट वगैरह भी करती है। तो ये बताया गया है विवादों का समाधान थाना में। इसको भी बताया गया है कि जमीनी लेवल का विवादों का निपटारा कौन करेगा। इसी तरह स्तरों पर विवाद होता है ग्रामीण। अच्छा देखिए यहाँ तो एक गाँव के दो व्यक्ति के बीच विवाद था, क्या बोला है। इसी तरह कई स्तरों पर विवाद होता है, ग्रामीण या राष्ट्रीय कुछ विवाद होते हैं, राष्ट्रीय विवाद। जैसे कृष्णा कावेरी नदी विवाद दो राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। अच्छा तो कंपटीशन में बनाते हैं कि कृष्णा और कावेरी नदी का जो विवाद है दो राज्यों में, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच कृष्णा और कावेरी नदी का विवाद। इस तरह सतलुज नदी जल हरियाणा और पंजाब के बीच किसानों की उपजाऊ भूमि सरकार द्वारा लेकर दूध स्थापित करने के कारण उत्पन्न विवाद। बाहरी क्षेत्रों के लोगों के साथ अन्य प्रांतों में हुए गलत व्यवहार उत्पन्न विवाद। इस विवाद के अगला टॉपिक हमारा स्वतंत्रता और न्याय। बोला जाता है कि हम स्वतंत्र और स्वतंत्रता माने जाएंगे जब हम यहाँ पे लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करेंगे। वर्तमान की स्थिति में सुधार कर लेंगे तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र माने जाएंगे। आगे देखते हैं स्थानीय सरकार का आवास क्षेत्र हिस्सा। स्थानीय सरकार ग्राम पंचायत के बारे में क्या बात है। पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यस्त व्यक्ति जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसे आम सभा के रूप में क्या बोला। पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यस्त व्यक्ति, जहाँ व्यस्त रहने वाला है तो वोट देते हैं 18 साल प्लस। उसके बारे में कहा गया व्यस्त व्यक्ति इकट्ठा होते हैं उसे
आम सभा के रूप में जाना जाता है। देखिए आगे दिया गया मुखिया ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। मुखिया होता है वो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, मेन होता है। आगे कुछ देखते हैं मतदाता सूची के बारे में, देखते हैं बीएलओ के बारे में बताया है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक। एक दिन संजना के घर एक व्यक्ति पहुंचा जिसने अपना परिचय BLO बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में दिया। BLO जो होता है हमारे यहाँ पे भी वोटर कार्ड वगैरह होता है, उसको हम लोग कहते हैं BLO बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में दिया। मतदाता सूची वोटर लिस्ट में लोगों का नाम जोड़ने आया तो उसने बताया कि 2-3 महीने बाद पंचायत चुनाव होगा, इसलिए मतदाता सूची बनाई जा रही है। वह कुछ बोलती इससे पहले ही BLO ने घर के सदस्यों के बारे में जानकारी, उसके नाम एवं उम्र मांगी। आगे देखिए संजना और BLO के बीच में कुछ बात होता है। इसमें यही बात होती है कि संजना कुछ बोलती है, पढ़ लेते हैं। आप उनके नाम एवं उम्र क्यों जानना चाहते हैं? संजना ने पूछी। BLO मैंने बताया ना कि ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस पंचायत के वोट डालने वाले लोगों के नाम लिखने हैं। इस नामों की सूची को मतदाता सूची कहा जाता है। संजना सबसे पहले मेरा नाम, उसके बाद मेरे भाई कैतस का नाम लिखिए। BLO नहीं, अभी आप दोनों वोट नहीं दे सकते क्योंकि 18 वर्ष उससे अधिक उम्र की महिला एवं पुरुष वोट दे सकते हैं। जिसका 18 हो गया या उससे ज़्यादा वही वोट दे सकता है। संजना कुछ सोचने लगी, तब उसकी माताजी आई। तब उन्होंने अपना नाम एवं उम्र तथा अपने पति का नाम एवं उम्र बतलाया। BLO ने दोनों का नाम दर्ज किया। कुछ ये बातें थी BLO जो लेवल ऑफिसर के बारे में बताया गया था, वोट का नाम दर्ज करता है, सुधार करता है। आगे देखते हैं ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का सचिव होता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, वही क्या होता है? ग्राम सभा का सचिव होता है, उसे पंचायत सचिव कहा जाता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है या सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। पंचायत सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना एवं चर्चा में उठे बिंदुओं को रजिस्टर पर अंकित करना तथा उनकी रिकॉर्ड को रखना। इसका काम होता है सचिव का, पंचायत सचिव का काम होता है। चलिए आरक्षण व्यवस्था आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा है टॉपिक में। बिहार राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में एक अलग तरह का आरक्षण व्यवस्था सरकार द्वारा दी गई है। इसका निर्धारण स्थानीय सरकार जिला पदाधिकारी करते हैं। हमारे यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्गों एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई है। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। इसकी क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई, मतलब SC को, ST को, OBC को यहाँ पे क्या दिया गया? कुछ सीटें आरक्षित की गई। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए सभी पदों की आधी सीटें 50% आरक्षित की गई है। महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। वर्तमान तो एक अलग मुद्दा हो रहा है कि जिसकी जो महिलाएं होगी पंचायत प्रतिनिधि वही काम करेगी, उसके पति नहीं करेंगे काम। मुद्दा वही पूरा चर्चा में आगे देखते हैं ग्रामीण आवास। अच्छा इसमें दिया गया है, कहाँ से देखते हैं? अच्छा टॉपिक है। ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, उसमें से कुछ निम्न है। ग्रामीण विकास योजनाओं, ग्राम पंचायत मुखिया लोग क्या काम करेंगे इसके बारे में। ग्रामीण विकास योजनाओं का ग्राम सभा द्वारा चर्चा के बाद क्रियान्वयन करना, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, मछली पालन आदि को बढ़ावा देना। तो क्या है? ग्रामीण आवास यानी कि इंदिरा आवास। इसका नाम अब बदल के कर दिया गया है PM आवास। PM आवास मोदी जी कर दिया, इंदिरा आवास बदल के PM आवास। ग्रामीण आवास पेयजल के काम करेगा, सड़क, घाट, बिजली आदि की व्यवस्था, बाजार एवं मेला इत्यादि का समुचित प्रबंध करेगा पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया जो होते हैं। देखिए घाट बन रहा है, छठ घाट खूब पैसा देते हैं। स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण, विकलांग कल्याण की योजनाओं में मदद करना, कुआं, तालाब, पोखर आदि का निर्माण करना, उसका साफ सफाई करना, सहकारिता, कृषि भंडारण तथा बिक्री की व्यवस्था करना। या मुखिया समय तो मालूम नहीं होता उसको कितना अधिकार है। ग्राम पंचायत के आय के साधन, ग्राम पंचायत को आय कहाँ से आता है? कुछ क्षेत्रों में टैक्स लगाकर आता है, बाकी सब आय आता है राज्य सरकार देती है। गाँव का प्रशासन कैसे चलता है? पुलिस थाने का काम क्या है, किस तरह से पुलिस थाना अपना काम करती है, इसके बारे में दिया गया। छोटी छोटी घटनाओं को बताया गया है। देखते हैं गाँव की जमीन को नापना और उसका अभिलेख रखना हल्का कर्मचारी का काम है। अच्छा बात है, यहाँ पे देखिएगा गांव की जमीन को नापना एवं उसका अभिलेख यानी कि नक्शा रखना हल्का कर्मचारी का काम होता है। इसको पटवारी, लेखपाल या ग्रामीण अधिकारी कानूनगो भी कहते हैं। इसी को ये जो हल्का कर्मचारी इसी को क्या कहते हैं? पटवारी कहते हैं, लेखपाल कहते हैं, या ग्रामीण अधिकारी कहते हैं, या कानूनगो भी कहते हैं। कानूनगो कहते हैं। देखिए जो टॉपिक है देखते हैं हल्का कर्मचारी के बारे में क्या काम होता है। हल्का कर्मचारी किसानों से भूमि कर लेकर जमा करता है, किसान से भूमि कर टैक्स लेकर जमा करता है तथा सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में भी जानकारी देता है। वह सर्वेक्षण के द्वारा यह काम करता है। किसान की फसल का विवरण कुआं, नलकूप आदि का लेखा जोखा भी राजस्व विभाग का काम है। इस काम का अवलोकन कई लोग करते हैं। बिहार राज्य कई जिलों में बटा हुआ है। तो देखेंगे हमने 32 जिलों में बटा हुआ है। जमीन का लेखा जोखा रखने हेतु जिलों को भी प्रखंड और अनुमंडल में बांटा गया है। जिला में सबसे ऊपर जिला अधिकारी, उसके बाद उप समाहर्ता, भूमि सुधार, उसके बाद अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक और अंत में हल्का कर्मचारी होता है। ये सभी अपने स्तर पर काम का निरीक्षण करते हैं और स्वास्थ्य और व्यवस्था रखते हैं कि लेखा पूंजी सही से हो। वे किसान को उनकी जमीन का नकल भी देते हैं। जनता के आवश्यकता अनुरूप जाति आय प्रमाण पत्र आदि की जारी करते हैं। अंचलाधिकारी के कार्यालय में जमीन विवाद को सुलझाया जाता है। यहाँ पे अंचलाधिकारी के कार्यालय से होना चाहिए। लेकिन देखिए एक नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005 यही है। जब हम इन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष आते हैं। महिलाओं की हैसियत खेती के काम में एक मददगार मानी जाती है। उसके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता है। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार के जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों को बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया। नए कानून के मुताबिक बेटे बेटियों उसकी माँ को जमीन के बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र प्रदेशों में लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। क्या बोला, जब पिता रहते हैं, पिता मृत्यु होती है तो जमीन में 3 हिस्सा रहेगा। एक बेटा, एक बेटी लेगी और एक उसकी पत्नी या माँ होता है बच्चों का, वो होगा। यदि 2 बेटा 2 बेटी माँ है तो जमीन का 5 हिस्सा होगा। मैंने क्या बताया? 2 बेटा पिता के बाद 2 बेटा।
कविता दिया गया है। एक बेटिया की चाह विरासत में मिला यह पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या बता दिया गया है। मेरे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए घर, एक घर अपना नसीब मेरा अपना नहीं चाहिए रेगुलेशन ऑप्शन। एक लाख की कहानी गया किसान गया एक इतिहास परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद गया उसके खेती के काम में माँ का हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसकी माँ और दोनों बेटियों का नाम टेलीफोन में आ जाए। गया की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम चलाती है। गया इस निश्चितता में भी रही है कि जरूरत पड़ने पर वो अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। शहर में जनसंख्या के आधार पर प्रशासन का निर्माण किया जाता है। बड़े शहरों के लिए नगर निगम, छोटे शहरों के लिए नगर परिषद या नगर पालिका। बहुत अच्छा टॉपिक देखिएगा। बड़े शहरों के लिए क्या होता है नगर निगम, छोटे शहरों के लिए नगर परिषद या नगर पालिका तथा कस्बाई शहरों के लिए नगर पंचायत होता है। बड़े शहरों के लिए हमने क्या देखा नगर निगम, एक वाली वीडियो बहुत अच्छी नगर निगम। और छोटे शहरों के लिए क्या होता है बड़े शहरों मध्यम नगर परिषद या नगर पालिका, नगर परिषद या नगर पालिका। उसके बाद लास्ट क्या होता है कस्बाई शहरों के लिए नगर पंचायत होता है। क्या होता है नगर पंचायत। बड़े शहरों के लिए नगर निगम, मध्यम शहरों के लिए नगर परिषद या नगर पालिका और छोटे शहरों के लिए नगर पंचायत होता है। बिहार राज्य में कोई महानगर नहीं है। जो किताब छपा था तब की बात कराता नहीं है, वर्तमान में है। पटना महानगर की जनसंख्या 10 लाख से भी ज़्यादा है। यहाँ केवल नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका तथा नगर पंचायत है। नगर परिषद मध्यम स्तर के शहरों जिसकी जनसंख्या 40,000 से 2 लाख के बीच होती है उसे नगर परिषद कहते हैं। वहाँ की स्थापना की जाती है। उसी प्रकार छोटे शहर जो गाँव से शहर के रूप लेने लगते हैं उन्हें नगर पंचायत बनाई जाती है। उसको क्या बोला है छोटे शहर जो गाँव से शहर का रूप लेने लगते हैं, विकसित करने लगते हैं, उसको नगर पंचायत बनाई जाती है। शहर बनने के लिए यही माना जाता है कि अधिकांश लोग अपनी जीविका कृषि से नहीं बल्कि व्यापार, नौकरी, उद्योग आदि से चलाते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, एक बार और देख लीजिएगा इसको कि शहर बनने के लिए यह माना जाता है कि अधिकांश लोग अपनी जीविका कृषि से नहीं बल्कि व्यापार, नौकरी आदि उद्योगों से चलाते हैं। नगर निगम, नगर परिषद के बारे में देखा गया है। आप जानते हैं कि पटना में नगर निगम है। नगर निगम को बेहतर रूप से समझने के लिए हम लोग पटना नगर निगम के बारे में जानेंगे। ब्रिटिश काल में ही पटना सिटी नगर पालिका एवं पटना प्रशासनिक समिति कार्यरत थी। जब ब्रिटेन हमारे यहाँ पे कब्जा करते थे उस समय नगर को आबादी के अनुसार कई भागों में बांटा जाता है, जैसे वार्ड कहा जाता है। पटना को 72 क्षेत्रों यानी वार्डों में बांटा गया है। सभी वार्डों में एक एक व्यक्ति चुनकर आते हैं जो वार्ड काउंसलर या वार्ड पार्षद कहलाते हैं। देखिए गाँव में होता है वार्ड मेंबर और जो शहर में वार्ड मेंबर चुने जाते हैं उसको क्या कहते हैं वार्ड काउंसलर या वार्ड पार्षद कहते हैं। सभी पार्षदों का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। नगर निगम अपने निर्वाचित सदस्यों से ही एक महापौर, एक उप महापौर चुनते हैं। महापौर नगर निगम का अध्यक्ष सभापति होता है। नगर निगम परिषद की बैठक प्रत्येक माह होती है। निगम परिषद के अच्छा क्वेश्चन है कि निगम परिषद की बैठक कब होती है, तो प्रत्येक माह होती है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, एक पेज क्या शुरू करेंगे। नगर परिषद के काम करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, लोक निर्माण, उद्यान आदि। नगर निगम के प्रशासन के लिए एक नगर आयुक्त होता है जो आमतौर पर भारतीय प्रशासन सेवा और पदाधिकारी होता है। नगर आयुक्त नगर निगम का प्रमुख शासक होता है। नगर आयुक्त नगर निगम का प्रमुख प्रशासक है। नगर परिषद एवं समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के तहत कार्य संपादन करना आयुक्त एवं कर्मचारियों का काम है। उदाहरण के लिए पटना नगर निगम इस प्रकार है। जल नगर निगम का काम क्या है? जल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधित कार्य जैसे पानी की व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधा कार्य जैसे सड़क साफ करवाना, कचरा उठाने की व्यवस्था करना, नालियों की सफाई, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था करवाना। विकास संबंधित कार्य जैसे सड़क बनवाना, नालियाँ खुदवाना, सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था एवं वाहन ठहराव पड़ाव की व्यवस्था आदि। शिक्षा संबंधित कार्य करेगा। शिक्षा संबंधित क्या सब कार्य करेगा? प्रशासनिक कार्य जैसे जन्म, मृत्यु, पंजीयन आदि के कार्य करेगा। आपातकालीन कार्य जैसे आग लगने पर बुझाना, बाढ़ आने पर रोकना। बाढ़ रोकना नहीं, यहाँ रोकेगा क्या? उसको लोगों को बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करना। पर्यावरण सुरक्षा जैसे वृक्षारोपण एवं उसकी देखभाल, झोपड़ी, मलिन बस्ती का विकास कार्य, विविध कार्य जैसे जमीन एवं मकान का सर्वेक्षण, नक्शा बनवाना, जनगणना, धर्म वधशाला, बूचड़ खाना की व्यवस्था। ये सब काम किसके अंतर्गत आता है? तो नगर निगम के क्षेत्र में आता है। सूरत की कहानी 1994 में सूरत में भयंकर प्लेग फैल गया था। जब सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में था। घरों के लोग एवं होटलों में कूड़ा कचरा बहुत फैला दिए थे। प्लेग में से बहुत लोगों की जान गई थी। वहाँ से 3 लाख के करीब लोग शहर छोड़ के भाग गए थे। अंत में स्थिति ठीक हुई और सूरत आज भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता है। इस बात के बारे में क्या कहता है? टैक्स के साधन। इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा टैक्स चाहिए, तो गाँव को टैक्स कहाँ से मिलता है? तो मकान एवं दुकान अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है। सरकार द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान। राज्यों और पंचायतों और नगर पालिका को सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है राज्यों द्वारा प्राप्त अनुदान से होता है। मकान दुकान से टैक्स उतना नहीं आता है, वो सरकार को देती है, सरकार हमको देता है। अन्य विभिन्न तरीकों के लिए जाने वाले शुल्क जैसे होर्डिंग, मोबाइल टावर आदि पर लगाए जाने वाला शुल्क नगर निगम कर्ज भी ले सकती है। बस अगला लास्ट थोड़ा सा दिया है। सड़क सुरक्षा के उपाय क्लास 6 में कोई कल्पना नहीं कर सकता, इसको देख लीजिएगा। यातायात संकेत क्या है? जैसे लाल बत्ती दिखती है तो रुक जाना, हरी बत्ती चलते रहना, पीली बत्ती धीरे चलना। फुटपाथ का आशय वैसे पद से है जहाँ सामान्य प्रशासन पार्श्व भाग पद यात्रियों के चलने के लिए निर्धारित किया है। बगल का जो रास्ता है उसे फुटपाथ करें। जेब्रा क्रॉसिंग चित्र दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। ये दाहिने यहाँ पे दिया रहता है, पी लिख के दिया रहेगा तो दाहिने पार्किंग करना है। यहाँ एक गोला में हॉर्न को रख दिया है तो हॉर्न बजाना निषेध है। ये चिन्ह अस्पताल को दिखाता है, प्लस का चिन्ह प्राथमिक उपचार केंद्र को दिखाता है। ये हमारा जेब्रा क्रॉसिंग। रोड पर जब इस तरह का लाइन बना रहता है त्रिभुज के अंदर आगे बोर्ड लगा रहता है, इसका जेब्रा क्रॉसिंग मतलब पैदल आदमी इसको पार कर सकता है। इस तरह का चित्र रहता है, यहाँ से प्रवेश नहीं, आगे नहीं जाना है। ये चित्र है तो हॉर्न बजाना अनिवार्य, ज़्यादा जनसंख्या वाला चित्र होगा। इस तरह का क्षेत्र रहेगा, यहाँ पे पार्किंग नहीं करना, गाड़ी नहीं लगाना। इस तरह का क्षेत्र है तो आदमी को यदि रोक दिया है तो आदमी नहीं जाएगा पैदल। साइकिलिंग क्रॉसिंग है, इस तरह का क्षेत्र दिया है रोड पे कहीं पे तो यहाँ पे साइकिल क्रॉस करने के लिए रास्ता छोड़ा गया है। इस तरह का बच्चा का चित्र दिया है त्रिभुज के अंदर तो आगे स्कूल है। कुछ चित्रों को दिया गया है, जिसके साथ दिया गया बहुत अच्छा चीज़ों को दर्शाया गया। चलिए देखने के लिए बच्चों धन्यवाद। मैं आता हूँ आपके पास अगला टॉपिक लेकर बहुत ही जल्द। थैंक यू।